लुयान के मन में फैंग युआन के लिए जाल बिछा हुआ है। बस एक बार वो स्ट्रीमिंग के लिए मेरे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो फिर किसी भी शर्त पर आसानी से बात की जा सकती है। आखिर फैंग युआन वही शख्स बेनिफैक्टर है जिसने तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया है। लू यान की बातें एकदम फ्लॉलेस सटीक थीं। सिया साइनिंग को धीरे धीरे सुकून महसूस होने लगा। मैं तुम्हारी तरफ से फैंग युआन से बात कर सकती हूँ। उसी समय मुझे प्रोफेसर सू के भेजे एक मैसेज से ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में पता चला। फैंग युआन, क्या सिया साइनिंग को पता चलने के बाद उसने कुछ कहा? प्रोफेसर सू, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिया साइनिंग से पहले ही सब साफ साफ कह दिया है। ये तो अच्छी बात है। मुझे 3 दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। याद रखना, इन दिनों पियानो की प्रैक्टिस करते रहना और कंपटीशन के लिए तैयार रहना। हम तीनों के कोलैबोरेशन सहयोग वाले उस वीडियो को देखते हुए मैंने अपनी भौहों के बीच के हिस्से को मला। जब तक मैं एक पियानिस्ट के तौर पर इस रास्ते पर चलता रहूंगा, देर सवेर मुझे ऐसी सिचुएशंस, स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर मैं एक अदर ट्रेंडिंग टॉपिक को हैंडल नहीं कर सकता तो फिर वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचने की बात कैसे कर सकता हूं? वेन नुआन, अगर तुम अभी भी न्यूज और दुनिया को फॉलो कर रही हो तो शायद तुम देख पाओगी कि मैं यहां हूं। मैं बुदबुदाया। मेरी आवाज में अपने दिल के व्हाइट मूनलाइट के लिए तड़प साफ थी। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने आंसर किया, दूसरी तरफ से एक खुशमिजाज आवाज आई। फैंग युआन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का आखिरकार वापस आ गया है। मैं थोड़ा स्टन रह गया और अचानक मेरे मुंह से निकला, फैटी? ये मैं हूं, तुम्हारा रिच फैटी। तो क्या मिलना चाहते हो? बेशक। मुझे हाई स्कूल के अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो कैसे? मैंने तुम्हें जो काम दिया था, क्या उसके बारे में कोई सुराग मिला? सॉरी, मेरे पास भी कोई न्यूज नहीं है। जब हम मिलेंगे तब डिटेल्स में बात करेंगे। अगले दिन जब सिया साइनिंग सोकर उठी और नीचे आई तो उसने मुझे किचन में बिजी पाया। मैं एक एक करके ब्रेकफास्ट की डिशेस बाहर ला रहा था। सिया साइनिंग को देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। साइनिंग, गुड मॉर्निंग। एक पल के लिए सिया साइनिंग को ऐसा लगा जैसे वो पास्ट में लौट आई हो। उसके दिल में सिक्योरिटी और गर्माहट का एक ऐसा एहसास जागा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सिया साइनिंग अपनी मुख्य सीट पर बैठकर मेरे बनाए हुए गर्म दलिया पॉरेज का लुत्फ उठाने लगी। उसका पेट और दिल दोनों को सुकून मिल रहा था। अब उसे पहले की तरह खाना निगलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। आखिरी डिश बाहर लाते हुए मैंने अपना एप्रन उतार दिया। सिया साइनिंग, तुम आराम से खाओ, मैं अब निकल रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं रुक रहे? मैं पहले ही खा चुका हूं। ये देखकर कि मैं जाने वाला हूं, सिया साइनिंग का दिल घबरा गया। उसे डर लगा कि मैं प्रोफेसर सू के पास जा रहा हूं, तो वो जल्दी से बोली, फैंग युआन बैठो, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। ये सुनकर मुझे रुकना पड़ा और मैं ओबीडियंटली आज्ञाकारी बनकर सिया साइनिंग के सामने बैठ गया। साइनिंग, क्या बात है? सिया साइनिंग ने अपने विचारों को इकट्ठा किया। लू यान की एक शॉर्ट वीडियो कंपनी है जिसे तुम में इंटरेस्ट है। उसने मुझसे पूछने के लिए कहा है कि क्या तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या ये मिस्टर लू की कंपनी है? मैंने सीधे मना कर दिया। लू यान के ऐसी बातें करने के पीछे यकीनन कोई छिपा हुआ मकसद, अल्टीरियर मोटिव है। मैं जानती हूं कि लू यान के साथ तुम्हारी कुछ गलत फहमी है, पर क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने अपना सिर हिलाया और फिर से मना कर दिया। साइनिंग, हमारा डिवोर्स ही सबसे बेस्ट अरेंजमेंट है। मेरे जाते हुए फिगर को देखकर सिया साइनिंग के दिल में एक अजीब सी कड़वाहट फैल गई। उसके बाद वो खोई सी सिया कॉर्पोरेशन पहुंची। ल्यू कियन ने एक ही नज़र में सिया साइनिंग की बेचैनी को भांप लिया और क्यूरियोसिटी से पूछा, साइनिंग, तुम इतनी बुझी क्यों लग रही हो? अपनी बेस्ट फ्रेंड को सामने देखकर सिया साइनिंग ने अपने होंठ चबाए और आखिरकार बोलने का फैसला किया। ल्यू कियन यह सुनकर स्टन रह गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि यही सबसे अच्छा होगा? तुम लू यान के साथ वापस जुड़ जाओ। फैंग युआन के पास रुकने का क्या हक है? उसका खुद ही गायब हो जाना तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात, कंसिडरेट है। ल्यू कियन वाकई सिया साइनिंग के एटीट्यूड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने दो टूक बात कही। क्या तुमने वाकई अच्छी तरह सोच लिया है? क्या तुम सच में अभी भी लू यान से प्यार करती हो, या तुम्हारे दिल में पहले से ही फैंग युआन ने जगह बना ली है? सिया साइनिंग के मुंह से अचानक निकला, बेशक मैं लू यान से प्यार करती हूं। भले ही मुझे लगता है कि लू यान एक स्कमबैग है और वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने अपनी चॉइस बना ली है तो तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। फैंग युआन की फीलिंग्स को धोखा मत दो। कियन, क्या तुम भी इस बात को सपोर्ट कर रही हो कि फैंग युआन मुझसे सारे रिश्ते तोड़ ले और फिर कभी मुझसे न मिले? ल्यू कियन ने सिया साइनिंग की तरफ एक नजर डाली। तो फिर तुम और क्या चाहती हो? फोन बजा। सिया साइनिंग ने अपनी आंखों में एक उलझे हुए भाव के साथ कॉल रिसीव किया। लू यान, क्या बात है? साइनिंग, मैं तुम्हारी कंपनी के पास हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, कहीं और मिलते हैं। इसी बीच मैं उस टी हाउस पहुंचा जहां मैंने शीहाओ से मिलने का प्लान बनाया था। मुझे देखते ही शीहाओ तुरंत पास आया और उसने हल्के से मेरे सीने पर पंच मारा। तुम लड़के,
3 साल से तुम्हें देखा नहीं। तुम इतने हैंडसम कैसे हो गए? हम जैसे लोग कैसे जिएंगे? तुम्हारी जुबान अभी भी वैसी ही है। इसने मुझे स्पीचलेस कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। कई सालों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद मैंने शीहाओ से पिछले कुछ सालों के हालात के बारे में पूछा। फैंग युआन, जब मैं अब्रॉड था तो मुझे लगा कि वेन नुआन के म्यूजिक टैलेंट के साथ वो यकीनन वहां अपनी पहचान बना लेगी। लेकिन अंत में मैंने अपनी बेचैनी को दबाने की कोशिश की और शांति से मुस्कुराया। ये कहना कि मुझे निराशा नहीं हुई झूठ होगा। मैं इतने समय से वेन नुआन को ढूंढ रहा हूं, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब्रॉड में उसे ढूंढने के लिए शीहाओ पर भरोसा करना वाकई बहुत मुश्किल था। उस साल 12वीं क्लास में वेन नुआन जैसे दुनिया से गायब ही हो गई थी। फैंग युआन, क्या तुम अभी भी हार मानने का प्लान नहीं कर रहे? 7 साल हो गए हैं। हाई स्कूल मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था। तुम किसी से भी बेहतर जानते हो कि वेन नुआन मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चूंकि तुमने ऐसा कह दिया है तो तुम्हारा भाई होने के नाते बेशक वो तुम्हारा सपोर्ट करेगा। थोड़ी देर बाद शीहाओ ने अपने हाथ मले और थोड़ा शर्माते हुए बोलना शुरू किया। तो क्या तुम्हारा भाई तुमसे एक फेवर मांग सकता है? मैं हल्का सा हंसा। शीहाओ, तुम 3 साल अब्रॉड रहे हो। तुम कब से इतने शर्मीले हो गए? बस कह दो। मैंने डाइन नाम की एक शॉर्ट वीडियो एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की है। हम अभी एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं और बिग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पर हमें सपोर्ट के लिए कुछ फेमस स्ट्रीमर्स की जरूरत है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें एक S लेवल कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूं। जब भी तुम फ्री हो तुम्हें बस कुछ वीडियो पोस्ट करने होंगे, बाकी स्टाफ इसे संभाल लेगा। हर कोई शॉर्ट वीडियो की तरफ क्यों भाग रहा है? मैंने सुना है कि ल्यू फैमिली ने भी शॉर्ट वीडियो फील्ड में काफी पैसा इन्वेस्ट किया है और वे बाकी शॉर्ट वीडियो कंपनियों को कुचलने वाले हैं। खुशकिस्मती से मेरी फैमिली ने जल्दी शुरुआत की और हमारा एल्गोरिदम अच्छा है, इसलिए हमें कुचला नहीं जा सका। जब तक तुम मेरे डायन में जुड़ने के लिए तैयार हो तुम यकीनन एक बड़े हिट बन जाओगे। एक बार जब तुम देश में फेमस हो जाओगे तो शायद वेन नुआन तुम्हारे बारे में न्यूज़ देख पाए। उस आखिरी सेंटेंस ने मुझे मना लिया। इसके अलावा प्रोफेसर स्यू द्वारा अरेंज किए गए कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से विश्व स्तर के पियानो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में मुझे अभी थोड़ा समय लग सकता है। शीहाओ, इस मामले में मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता। मुझे प्रोफेसर एसयू से इस बारे में डिस्कस करना होगा क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कई कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए हैं। मुझे डर है कि मेरे पास वक्त नहीं होगा। ठीक है, जब तक तुम इस पर विचार करने के लिए तैयार हो, शीहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू शीहाओ, तुम उसकी शराफत को कैसे नहीं जानोगे? तुम दोनों एलिमेंट्री स्कूल से एक दूसरे को जानते हो और साथ पले बढ़े हो। शीहाओ ने तुम्हारी कई मुश्किलों में मदद की है, यहां तक कि जब तुम्हारी फैंग फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी तब शीहाओ अपना करियर तक छोड़ने को तैयार था ताकि उन पैसों से तुम्हारा कर्ज चुका सके। खुशकिस्मती से तुमने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। तुमने ये बातें हमेशा अपने दिल में याद रखी हैं, इसलिए तुम शीहाओ की मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हो। ओह, सही कहा फैंग युआन, तुम्हारे पॉपुलर वीडियो में एक वॉयलिनिस्ट भी है। वह वॉयलिनिस्ट पहली नज़र में थोड़ी थोड़ी वेन नुआन जैसी दिखती है। मुझे तो लगा कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। उसका नाम क्वीन शुन है। वो होक्सिया कंसर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट ईयर वॉयलिनिस्ट है। शीहाओ ने सोच समझकर सिर हिलाया। कोई शक नहीं कि तुम उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हो गए। फैंग युआन, क्या तुम्हें याद है? वेन नुआन को हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद था। तुमसे मिलने के बाद ही उसने वॉयलिन बजाने की ठानी थी। कहीं तुम किसी मासूम इंसान को वेन नुआन का सब्स्टिट्यूट समझकर उसे धोखा देने की हिम्मत मत करना। मैंने मजबूती से सिर हिलाया। मैं कैसे नहीं जान सकता कि जिस लड़की ने मुझे बचाया उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा। मैं इस बार बस थोड़ा इंपल्सिव हो गया था। मुझे डर है कि क्वीन शुन के साथ दोबारा कोलैबोरेट करने का मौका नहीं मिलेगा। आखिर क्वीन शुन वेन नुआन नहीं है। साइनिंग, मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। ओह, सही कहा। साइनिंग डिवोर्स के बारे में क्या वाकई फैंग युआन ही इसमें देरी कर रहा है? ये बोलते ही लू यान की टोन तुरंत बदल गई। लू यान, इसमें सिर्फ फैंग युआन की गलती नहीं है, और भी कई फैक्टर्स कारक हैं। शॉर्ट में कहूं तो बस मेरे इस मामले को अरेंज करने का वेट करो। मैं इसे ठीक से हैंडल करूंगी। तुम दखल मत देना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं अपनी पीठ सिया साइनिंग और लू यान की तरफ करके बैठा था, इसलिए मैंने सिया साइनिंग और लू यान को अंदर आते नहीं देखा। जब शीहाओ ने अपना चाय का कप उठाया तो उसने एक जाने पहचाने फिगर को देखा और एक पल के लिए स्टन रह गया। उसे लगा जैसे उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। तुरंत बाद उसने जोर से पुकारा, वेन नुआन। वेन नुआन नाम सुनते ही मेरे दिल को जैसे बिजली का झटका लगा। मैंने जल्दी से शीहाओ की नजरों का पीछा किया पर पाया कि वो सिया साइनिंग थी। एक पल में मेरे दिल की एक्साइटमेंट आधी से ज्यादा ठंडी पड़ गई। इस मोमेंट पर सिया साइनिंग ने मुझे और शीहाओ को नोटिस कर लिया था। वेन नुआन नाम सुनकर उसके दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हुई। अरे क्या कोइंसिडेंस है। शीहाओ, फैंग युआन, तुम दोनों भी यहाँ हो। तो लू यान, तुम यहाँ क्यों हो? सॉरी, मुझे लगा कि शायद मैंने आपको कोई और समझ लिया।
क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? भले ही वे कॉम्पिटिटर्स थे, फिर भी उन्हें एक शांत दिखावा, फसाड बनाए रखना था। हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सिया साइनिंग। लू यान के होठों के कोने मुस्कुरा उठे। सिया साइनिंग को यकीन नहीं हुआ कि लू यान ने इसे एडमिट स्वीकार कर लिया और उसने लू यान को घूर कर देखा। यहाँ बाहरी लोग हैं, अगर हम तमाशा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं साइनिंग, सिहाओ फांग युआन के बहुत करीब लग रहा है। उसे पता चलना बस कुछ ही समय की बात है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या हम टेबल्स ज्वाइन कर सकते हैं? जरूरत नहीं है, मेरी और सिहाओ की ड्रिंक लगभग खत्म हो चुकी है। हम अब निकल रहे हैं, तुम दोनों आराम से बात करो। सिहाओ ने अभी अभी रिएक्ट किया, वो अपनी इस हरकत के लिए खुद का गला घोंट लेना चाहता था। मेरे भगवान, ये लव ट्रायंगल कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लू यान ने एडमिट किया कि सिया साइनिंग उसकी गर्लफ्रेंड है और सिया साइनिंग वही मैरिज पार्टनर है जिसके बारे में मैंने कभी उसे बताया था। मैसी उलझा हुआ, ये बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। वाकई ये सिर चकरा देने वाला मामला था। उसे जल्दी से मेरे पीछे आना पड़ा। हमारे जाने के बाद सिया साइनिंग गुस्से में बोली, लू यान, तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैंने तुमसे कहा था कि फैंग युआन को हमारे बिजनेस में मत घसीटो। और दूसरी बात, तुमने बाहरी लोगों के सामने हमारे रिश्ते को क्यों एडमिट किया? देखो, सिहाओ फांग युआन का दोस्त है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा? तुम्हारे मर्द के तौर पर देर सवेर मैं फैंग युआन के साथ सब क्लियर कर दूंगा। मैं उसे इसे खींचने नहीं दूंगा कि ये मुझे अफेक्ट करे। क्या तुम जानती हो कि अभी जो शख्स था उसकी पहचान क्या है? वो डोयन का फाउंडर है जो डोमेस्टिक शॉर्ट वीडियो फील्ड में मेरा कॉम्पिटिटर है। ऐसा लगता है कि फांग युआन का मेरे साथ कोलैबोरेट करने से मना करना इसलिए नहीं है कि वो बहुत महान है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे पहले ही एक नया स्पॉन्सर मिल गया है। यह सुनकर सिया साइनिंग ने सोचा कि कैसे मैंने कहा था कि मैं उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा, और उसे अंदर से और भी बुरा महसूस हुआ। लू यान, मुझे अभी याद आया कि मुझे कंपनी में कुछ काम है। मैं अभी जा रही हूं। साथ ही तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फैंग युआन को ढूंढने नहीं जाओगे, वरना मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। मैं इस मामले को अच्छे से हैंडल करूंगी। रुको साइनिंग, तुम आते ही जाना चाहती हो। तुम मुझे क्या समझती हो? तुम फैंग युआन के पीछे जाने की तो नहीं सोच रही, है ना? लू यान, अगर मैं तुम्हें मिस नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आती। तुमने 3 साल पहले मुझे जो चोट पहुंचाई थी वो इतनी गहरी थी कि मैं उसे भुलाकर तुम्हें एक नया चांस दे पाई। अब तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। तुम्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर लू यान का एक्सप्रेशन इतना खराब हो गया जैसे उसने कुछ बहुत गंदी चीज खा ली हो। एक पल बाद एक चालाक सा फिगर लू यान के पास आया। सर, मैंने फोटोज ले ली हैं। गुड, मैं कल उसे ट्रेंडिंग लिस्ट में देखना चाहता हूं, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े। लू यान इस बार देश में सिया साइनिंग के लिए ही लौटा था। चाहे उसे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उसे सिया साइनिंग के साथ वापस आना ही था और सिया फैमिली का अप्रूवल वापस पाना था। इधर मैं और सिहाओ दूसरी जगह चले गए। सिहाओ बैठ गया और अपने होंठ चबाने लगा। फैंग युआन, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो वेन नुआन जैसी दिखेगी। उसके बालों के कलर के अलावा एक नज़र में मुझे लगा कि वो वेन नुआन ही है। मैं खामोश रहा। मैं इस पॉइंट पर बहुत क्लियर था। मैंने पहले सुना था कि तुम सिया साइनिंग से प्यार करते थे और उसकी आंखें ठीक करने के लिए खुद पर मेडिसिन टेस्ट करने तक को तैयार थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। अब लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने सिया साइनिंग को वेन नुआन का सब्स्टिट्यूट मान लिया है? शिहाओ, बकवास मत करो। ये वही सच था जिसे मैं सबसे कम चाहता था कि सिया साइनिंग को पता चले। मैंने सीरियस चेहरे के साथ उसे डांटा। तुम सही कह रहे हो, मेरा दिमाग पक्का चकरा गया होगा। देखो मेरी जुबान कैसे बकवास कर रही है। भले ही हम दोनों अपने दिल में सब समझते थे, पर इसे सीधे उजागर नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ प्रोफेसर सू एक हाई स्पीड ट्रेन में बैठी थीं, अपने हाथ बांधे, आंखें बंद करके ऊँघ रही थीं। उनके फोन की वाइब्रेशन गूंज उठी। प्रोफेसर एसयू ने देखा कि मेरा कॉल है। प्रोफेसर एसयू को खुद एहसास नहीं हुआ कि उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। प्रोफेसर सू, क्या मैं आपसे कुछ डिस्कस कर सकता हूं? मैंने प्रोफेसर सू को सिहाओ के कोलैबोरेशन प्लान के बारे में बताया। मुझे लगा था कि प्रोफेसर सू ऑब्जेक्शन ऐतराज करेंगी, लेकिन उम्मीद के उलट वो बहुत डिसाइसिवली, दृढ़ता से मान गईं। ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड जवाब सुनकर मैं थोड़ा स्टन रह गया। कंपटीशन सिर्फ तुम्हारी टेक्निक और ओरा को नहीं देखता, कभी कभी बाहरी फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने इस डोयन कंपनी के बारे में सुना है। ये बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। थैंक यू प्रोफेसर सू। मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूं। ऐसा गुरु मिलना मेरे 3 जन्मों का सौभाग्य है। फोन रखने के बाद मैंने प्रोफेसर सू की बात सिहाओ तक पहुंचा दी। रेंटेड अपार्टमेंट वापस पहुंचते ही, जैसे ही मैं थोड़ी पियानो प्रैक्टिस करने वाला था, 2 जानी पहचानी आकृतियां सामने से आती दिखीं। ये क्यूइन शुन और उसकी बेस्ट फ्रेंड थीं। थोड़ी बातचीत के बाद मुझे पता चला कि क्यूइन शुन भी वॉयलिन प्रैक्टिस करने के लिए यहां जगह रेंट पर लेना चाहती थी।
जब उन्होंने मेरे यहाँ आकर पियानो सुनने का सजेशन दिया तो मुझे मना करना ठीक नहीं लगा। मैं सिर्फ सिर हिलाकर मान सका। शाम 4:30 बजे लंच के बाद मैंने क्वीन शुन और उसकी दोस्त को विदा किया। अचानक एक फेरारी मेरे ठीक सामने आकर रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई और सनग्लासेस पहने लू यान ने अपनी आंखों से मेरी तरफ इशारा किया। फैंग युआन, कार में बैठो, चलो ठीक से बात करते हैं। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। मिस्टर लू, मुझे लगता है कि हम पहले ही वो सब कह चुके हैं जो कहना जरूरी था। लू यान का यहां आना इस बात का सबूत था कि उसने मेरे रेंटेड अपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन जांच की थी। इस बात ने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी प्राइवेसी पर हमला हुआ हो। फेंग युआन, अगर तुम मर्द हो तो कार में बैठो। लू यान ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। मैंने एक गहरी सांस ली और आखिरकार कार में बैठने का फैसला किया। कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी था। मेरे पास लू यान की बेबुनियाद दुश्मनी को सहने की कोई वजह नहीं थी। लू यान ने एक्सीलेटर दबाया और कार एक कॉफी शॉप पर ले गया। कॉफी सर्व होने के बाद लू यान सीधे मुद्दे पर आया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा और साइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इसके खत्म होने के बाद वो तुम्हें 10 मिलियन देगी। मैं तुम्हें अभी 20 मिलियन दूंगा, लेकिन तुम साइनिंग को तुरंत डिवोर्स दे दो। मिस्टर लू, बात वाकई पैसों की नहीं है। बात यह है कि मैंने साइनिंग से कई बार डिवोर्स की बात की है, लेकिन वही है जो इसे खींच रही है। लू यान ठंडी हंसी हंसा। मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम इसे जानबूझकर टालने के लिए क्या ट्रिक्स चल रहे हो। साइनिंग ने मुझे सब बता दिया है। उसने तुम्हें बताया? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फैंग युआन, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूं। 20 मिलियन लो और साइनिंग को डिवोर्स दो। अगर तुमने साइनिंग के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेडिसिन टेस्ट न की होती तो मैं अभी तुमसे इतनी शांति से बात नहीं कर रहा होता। ये सुनकर मैं गुस्से से कांप उठा। जब मैंने फैंग फैमिली का एहसान चुकाने का फैसला किया था तब मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट काफी पहले ही छोड़ दिया था। और तो और, मेरा मानना था कि मैंने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया है। लेकिन अंत में सिया साइनिंग ने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दिया और लू यान के सामने मुझे स्लैंडर, बदनाम भी किया। डिवोर्स कभी मेरी वजह से नहीं टला। मैं अभी साइनिंग को कॉल करता हूं। मुझे फोन निकालते देख लू यान ने जल्दी से मुझे रोक दिया। मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम क्या करने वाले हो। अगर तुम अभी साइनिंग को कॉल करके सवाल करोगे तो क्या तुम मुझे एक्सपोज नहीं कर रहे हो? मैं गुस्से के मारे खून के आंसू रोने वाला था। ये शादी मैं यकीनन डिवोर्स दूंगा। मैं सिर्फ वही चाहता हूं जिसका मैं हकदार हूं। विला पहुंचने के बाद मैं तुम्हें यकीनन जवाब दूंगा। मेरे गुस्से में जाते हुए फिगर को देखकर लू यान मन ही मन बड़बड़ाया। इस लूजर की एक्टिंग काफी दमदार है। इस वक्त लगाए जाने पर मैं गुस्से से भरा हुआ था और मेरे दिल में सिया साइनिंग से पूछने के लिए लाखों सवाल थे। जियोन माउंटेन विला में रात हो गई थी। दरवाजे पर लगातार और तेज दस्तक गूंजी। सिया साइनिंग ने खुशी खुशी स्टडी रूम का दरवाजा खोला, पर मेरा पीला पड़ा चेहरा देखकर उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ गलत है। फैंग युआन, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। प्रेसिडेंट सिया, यहां तक कि मेरे तुम्हें एड्रेस करने का तरीका भी बदल गया है। प्रेसिडेंट सिया, ये दो शब्द सिया साइनिंग के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगे। 3 साल में ये पहली बार था जब उसने मुझे इस टाइटल से पुकारते सुना था। जो भी बात है, चलो शांति से बैठकर बात करते हैं। मैं गुस्से में था, हाँ, पर मुझमें अभी भी इतनी समझ बची थी कि मैं सिया साइनिंग की इज्जत रख सकूं और अपनी भी। साइनिंग, चलो कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स लेते हैं। मुझे ऐसा कहते सुन सिया साइनिंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्यों? क्या हमने पहले ही ये सब क्लियर नहीं कर लिया था? तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बात मानोगे और इस पर आगे डिस्कस करोगे। जहां तक स्पेसिफिक खास वजह की बात है, क्या तुम इसे किसी से भी बेहतर नहीं जानती? सिया, मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छा किया है। मैं हमेशा डरा सहमा रहा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और तुम्हारा ख्याल रखा। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें वो सब दिया। तुमने कहा कि तुम अपने व्हाइट मूनलाइट की खातिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके डिवोर्स चाहती हो और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। मुझे लगा था कि हम कम से कम दोस्त तो हैं और मैं सच में चाहता था कि तुम खुश रहो। लेकिन नतीजा ये निकला कि दूसरों की बातों से पता चला कि तुम दावा कर रही हो कि मैं जानबूझकर ट्रिक्स खेल रहा हूं, पैर पीछे खींच रहा हूं और तुम्हें डिवोर्स देने से मना कर रहा हूं। सिया साइनिंग के मुंह से अचानक निकला, क्या लू यान ने तुम्हें बताया? मेरे दिल में बची उम्मीद की आखिरी किरण भी पूरी तरह बुझ गई। सिया साइनिंग ने लू यान का नाम लिया, जिससे साबित हो गया कि उसे शुरू से सब पता था। वो वही थी जिसने लू यान से झूठ बोला था। फैंग युआन, मुझे एक्सप्लेन करने दो। लू यान मुझे लगातार परेशान कर रहा था। उसे शक था कि हमारे बीच कोई अलग तरह का रिश्ता है, ताकि मेरी फैमिली मुझे और लू यान को एक्सेप्ट कर ले और उसे ओवरथिंक करने से रोकने के लिए मुझे इस तरीके का सहारा लेना पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस बारे में पता चलेगा। मैंने लू यान को कई बार वार्निंग दी थी कि वो तुम्हें न बताए। पुराना लू यान मेरी बात सुनता था और मेरी मजबूरियों को समझता था।
सिया साइनिंग बहुत ज्यादा दुखी अग्रीव्ड दिख रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। मैं तुम्हें तुरंत डिवोर्स देना चाहता हूं। वो गरिमा डिग्निटी जिसे तुमने फेंक दिया, मुझे उसे वापस पाना है। मैंने ये बात पूरी डिसाइसिवनेस दृढ़ता के साथ कही। मैं ओरिजिनली सिया साइनिंग के साथ इस मोड़ पर नहीं पहुंचना चाहता था। भले ही हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे थे और अलग हो रहे थे, पर यह गरिमा के साथ होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि अब उस सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ये बातें सुनकर सिया साइनिंग का दिल घबरा गया और उसने तुरंत मना कर दिया। नहीं फैंग युआन, मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं करती। तुम एग्री करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां से जा रहा हूं। अब मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें और लू यान को सिया फैमिली का अप्रूवल दिलाने में कोई मदद करूंगा। सिया साइनिंग ने धीरे से अपना होंठ चबाया। मत भूलो, मेरे पास अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर तुमने साइन किए थे। कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है। अगर तुम अभी जाते हो तो तुम्हें वो 10 मिलियन नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से फैंग फैमिली भी मुसीबत में पड़ जाएगी। सिया, क्या ये तुम्हारे असली शब्द हैं? मुझे एक जोकर की तरह इस्तेमाल करने के बाद अब तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट के दम पर धमकाना चाहती हो? सिया साइनिंग की आवाज थोड़ी नरम हुई। इस वक्त वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके ही मुझे मजबूर कर सकती थी। आखिर पिछले 3 सालों में उसके सबसे बेबस और हताश पलों में मैं ही हमेशा उसके साथ था। उसे बहुत बाद में एहसास हुआ कि उसे मेरी मौजूदगी की आदत हो गई थी। मैं ठंडी हंसी हंसा। कल डिवोर्स होगा और मुझे धमकाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। जब मैंने तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया था तब चेयरमैन सिया उसके पिता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। अब मैंने सोच लिया है। मेरी विश यही है कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूं और तुम्हें पूरी तरह छोड़ दूं। सिया साइनिंग ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता ने मुझसे मिलकर ऐसी बात कही होगी। अब मुझे मजबूर करने का उसका सबसे बड़ा इक्का ट्रम्प कार्ड हाथ से निकल गया था। आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके पिता ने ही पर्सनली मेरे साथ साइन किया था। सिया, तुम्हें खुद इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। इसके तुरंत बाद मैं मुड़ा और डिसाइसिवली दृढ़ता से वहां से चला गया। सिया साइनिंग अनकॉन्शियसली बोल उठी। फैंग युआन, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम प्रोफेसर सू के पास जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मेरा तुम्हें हर बात की रिपोर्ट देने का कोई ऑब्लिगेशन कर्तव्य नहीं है। मेरे जाने के बाद सिया साइनिंग स्टडी रूम में अकेली रह गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक अभूतपूर्व दुख लहर की तरह उसे घेरने वाला था। फैंग युआन, आई एम सॉरी। चीजें इस तरह बदल जाएंगी। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। दरवाजे के बाहर खड़े बटलर ली ने यह सीन देखा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो सिर्फ एक लंबी आह भरकर रह गए। सिया साइनिंग पूरी रात सो नहीं सकी। अगली सुबह जब वो नीचे आई तो उसने मुझे पहले से ही अपना वेट करते हुए पाया। बस फर्क इतना था कि मैंने हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया था और न ही मेरे चेहरे पर सिया साइनिंग के लिए कोई जेंटल स्माइल थी, बल्कि एक ठंडा एक्सप्रेशन था। सिया साइनिंग ने अपने पतले होंठ खोले। क्या तुम कल रात यहीं सोए थे? सिया, क्या तुमने सोच लिया है? मैंने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे गौर से देखा। मैंने सोच लिया है। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। यह वही है जो मुझ पर तुम्हारा कर्ज है। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम विला में रुकोगे और मेरा ख्याल रखोगे जब तक मेरी फैमिली मुझे और लुयान को साथ रहने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर लेती। मैं तुम्हारे बैंक कार्ड में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगी। मैं फैंग फैमिली के लिए भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। क्या ये ठीक है? बेशक एक प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी फैमिली को हैंडल करने में मदद कर सकता हूं और तुम्हें और लुयान को साथ रहने की दुआएं दे सकता हूं, पर मेरे यहां रुकने की कोई वजह नहीं है। फैंग युआन, तुम्हारे यहां रुकने का मतलब है हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और भले ही मैं इसे एडमिट न करूं, पर मुझे तुम्हारे साथ और केयर की आदत हो गई है। मुझे उम्मीद है कि तुम यहां तब तक रुकोगे जब तक मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत खत्म न हो जाए। तुम्हारे साथ डिवोर्स टालने की वजह भी यही थी। आई एम रियली सॉरी। सिया साइनिंग ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मुझे कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं वाकई इतना गुस्सा हो जाऊंगा कि उसकी दुनिया से गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर बटलर ली और मैं दोनों स्टन रह गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिया साइनिंग जैसी प्राउड औरत ऐसी बातें कहेगी। अगर हमें लुयान के लिए सिया साइनिंग की फीलिंग्स के बारे में पता न होता तो हम लगभग यही सोचते कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। पर जो भी हो, सिया साइनिंग आखिरकार मुझे डिवोर्स देने के लिए मान गई। अब मुझे दूसरों की गलतफहमियों और टॉर्चर को नहीं सहना पड़ेगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मुझे मेरे हक के 10 मिलियन भी मिल जाएंगे। अगर मैं वेन नुआन से दोबारा मिला तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अपनी शादी की वजह न बता पाऊं और वो मुझसे नाराज हो जाए। ये नतीजा सबसे बेस्ट है। सिया साइनिंग ने एक गहरी सांस ली। फैंग युआन, चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स लेते हैं। ये आखिरी 2 शब्द कहते समय सिया साइनिंग को समझ नहीं आया कि उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों महसूस हो रहा था, जैसे 5 स्वाद एक साथ मिल गए हों।
आधे घंटे बाद मैंने अपने हाथ में डिवोर्स सर्टिफिकेट देखा और अचानक मुझे आज़ादी का एहसास हुआ। लेकिन इंसान कोई पौधा नहीं होता, बिना फीलिंग्स के कैसे रह सकता है। पिछले 3 सालों से मैंने सिया साइनिंग को वैन नुआन का सब्स्टिट्यूट माना था, इसलिए मैं उसके प्रति थोड़ा गिल्टी महसूस करता था, और उसने मेरी फैमिली की कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाने में मदद की थी। अंत में मैं उसके लिए 3 वक्त का खाना बनाने, उसकी फैमिली को संभालने और लू यान के साथ उसके रीयूनियन में सपोर्ट करने के लिए मान गया। दूसरी तरफ लू यान को एक हाई एंड प्राइवेट बार में मेरा टेक्स्ट मैसेज मिला। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या वो मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए फेक फोटो का इस्तेमाल कर रहा है? तो उसने तुरंत एक जानकार को फ़ोन किया और नतीजा ये निकला कि सिया साइनिंग और मैंने वाकई आज डिवोर्स की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। अब उसकी मुराद पूरी हो गई थी। अब उसका टास्क सिया साइनिंग से माफ़ी मांगना था। लू यान ने उसे फिर से कॉल किया। वो पछतावे का दिखावा करने का प्लान बना रहा था, पर फ़ोन पर नॉट रीचेबल आ रहा था। उसने वीचैट पर मैसेज भेजा तो बदले में एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्लॉक होने का संकेत मिला। 3 साल अलग रहने के बाद लू यान अब पहले जैसा नहीं रहा था। सिया साइनिंग के हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड से वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, पर अब क्या किया जा सकता था? उसे अभी सिया साइनिंग की ज़रूरत थी, इसलिए वो सिर्फ अपना सिर झुकाकर उससे माफ़ी ही मांग सकता था। उसी समय सिया साइनिंग खुद को संभालकर कंपनी वापस लौटी। एक पल बाद लियू कियन ने दरवाज़ा खटखटाया। क्या हुआ साइनिंग? लू यान का मैसेज आया है। अगर तुम उससे नहीं मिली तो वो तुम्हें ढूंढने कंपनी आ जाएगा। उसने क्या कहा? सिया साइनिंग ने धीरे से अपना होंठ चबाया। यह लू यान वाकई बहुत लापरवाह है। मैंने उसके सारे कॉन्टैक्ट मेथड्स इसलिए ब्लॉक किए ताकि उसे मेरी बात न सुनने की सज़ा मिल सके और उसका दिमाग ठंडा हो। और अब उसकी हिम्मत देखो कि वो सिया कॉर्पोरेशन आने की बात कर रहा है। साइनिंग, अब हम क्या करें? लियू कियान जानती थी कि अभी सिया साइनिंग और लू यान के रिश्ते को रिवील जाहिर करने का समय नहीं है, खासकर सिया कॉर्पोरेशन में। अगर चेयरमैन सिया को पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उससे कांटेक्ट करूंगी। चीजें यहां तक पहुंच गई थीं। सिया साइनिंग किसी भी कीमत पर लू यान को कंपनी नहीं आने दे सकती थी। मैं एक तरफ बैठकर ये सब सुन रहा था और चुपचाप अपना सामान समेट रहा था। मैं अपना लंच बॉक्स एक तरफ रखकर लंच समेट रहा था और अपार्टमेंट जाकर पियानो प्रैक्टिस करने का प्लान बना रहा था, पर सिया साइनिंग ने मुझे रोक लिया। फैंग युआन, मुझे लू यान से मिलकर सब कुछ हमेशा के लिए क्लियर करना होगा। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? यह सुनकर मैं थोड़ा चकित रह गया। मैं तुम्हारे साथ चलूं? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, साइनिंग, फैंग युआन का अभी जाना ठीक नहीं है। अगर लू यान ने कुछ गलत समझ लिया तो मुझे लू यान को एक सबक सिखाना है, ताकि वो बार बार मुझे डिसअपॉइंट न करे। इसलिए फैंग युआन, तुम्हें आना ही होगा। कियान, तुम भी साथ चलो। तुम दोनों को तकलीफ देने के लिए सॉरी। लू यान अभी जो कर रहा है उसने मुझे सच में बहुत दुखी किया है। सिया के बार बार प्लीज कहने पर लियू कियन और मैं मान गए। सिया साइनिंग को थोड़ा सुकून मिला और उसने तुरंत लू यान को कांटेक्ट करने के लिए फ़ोन निकाला। कॉल कनेक्ट होते ही लू यान की खुशमिजाज आवाज़ आई। साइनिंग, आखिरकार तुमने मेरा कॉल उठा ही लिया। मैं तुम्हें थोड़ी देर में एक एड्रेस भेजूंगी, हम वहीं बात करेंगे। अगर तुमने सिया कॉर्पोरेशन आकर मुझे ढूंढने की हिम्मत की तो हमारा ब्रेकअप हमेशा के लिए हो जाएगा और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है साइनिंग, तुम जो कहोगी वही होगा। लू यान को लगा कि बस एक बार वे मिल लें तो वो पहले की तरह सब कुछ क्लियर कर देगा। लू यान ने चाहे जो भी गलती की हो, जब भी उसने अपना सिर झुकाया उसने हमेशा उसे माफ किया था। लेकिन इस बार लू यान के पास अभी भी एक इक्का एस बाकी था। आधे घंटे बाद युलान टी हाउस को पहले ही खाली करा लिया गया था। लू यान एक माफी का तोहफा लेकर चेहरे पर खुशी के साथ खड़ा था और बोलने ही वाला था कि अचानक उसने सिया साइनिंग के ठीक पीछे मुझे आते देखा। उसके चेहरे की खुशी तुरंत गायब हो गई और चेहरा काला पड़ गया। तुम यहाँ क्यों हो? हम यहाँ साइनिंग को बैकअप देने आए हैं। खुशकिस्मती से लियू कियान ने बोलकर मेरी अजीब खामोशी को तोड़ा और गुस्से में लू यान की तरफ देखा। तुमने साइनिंग को उसके सबसे नाजुक क्रिटिकल वक्त पर अबैंडन कर दिया था। अब जब साइनिंग फिर से देख सकती है तो तुम बेशर्मी से वापस जुड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। तुम अभी भी साइनिंग को दुखी क्यों कर रहे हो? लू यान ने अपने गुस्से को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। कियन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया? चीजें यहां तक पहुंच गई हैं और तुम्हारी अभी भी मेरे सामने ये शब्द कहने की हिम्मत हो रही है। सिया साइनिंग अपनी निराशा नहीं छिपा सकी। उसे लगा था कि लू यान अपनी गलती मान लेगा और पछतावा करेगा। साइनिंग, तुमने पहले कहा था कि फैंग युआन जानबूझकर ट्रिक्स खेल रहा है, पैर पीछे खींच रहा है और तुम्हें डिवोर्स देने से मना कर रहा है। तो जाहिर है मुझे गुस्सा आया। मैं तुम्हारा मर्द हूं। क्या तुम वाकई मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं खामोश रहूंगा? तुम जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारी क्या अहमियत है। मुझे डर था कि इन 3 सालों में कहीं तुम्हारा मन न बदल गया हो। अगर मेरा मन बदलना होता तो बहुत पहले बदल गया होता। क्या तुम भूल गए कि 3 साल पहले क्या हुआ था?
अगर मेरी आंखें ठीक न हुई होती तो क्या तुम वापस आकर मुझसे जुड़ने की भीख मांगते? लू यान, तुम बिल्कुल नहीं मांगते। तुम फैंग युआन के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। पिछले 3 सालों में फैंग युआन मेरे साथ रहा, उसने मेरी बारीकी से केयर की, मेरी आंखें ठीक करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। यहाँ तक कि जब मैंने तुम्हारे साथ वापस जुड़ने के लिए डिवोर्स की बात की, तब भी फैंग युआन हमारे रिश्ते के लिए पीछे हटने को तैयार था। तो साइनिंग, मेरा डर सही था। जब मुझे पता चला कि फैंग युआन ने पिछले 3 सालों में तुम्हारे लिए क्या क्या कुर्बान किया, जब मैंने फैंग युआन को अपनी आंखों से देखा, तो मैं जान गया था कि तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से मुझ पर नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे किसी दूसरे आदमी ने वहां जगह बना ली है। मैं तुम्हारे साथ ऐसे सुकून से कैसे रह सकता हूं? तुम्हें पूरी तरह से पाने के लिए मैं तुम्हारा गुस्सा सहने को भी तैयार हूं। मैं तो बस एक दर्शक बाईस्टैंडर बने रहना चाहता था, लेकिन मैं इस लव ट्रायंगल से बच नहीं सका, इसलिए मुझे बेबसी में एक्सप्लेन करना पड़ा। लू यान, ज्यादा मत सोचो। साइनिंग और मेरा पहले ही डिवोर्स हो चुका है। तुम दोनों के लिए मेरे दिल में सिर्फ दुआएं हैं और कुछ नहीं। लू यान मजाक उड़ाते हुए हंसा। फैंग युआन, ऐसी बातों पर कौन यकीन करेगा? हर कोई जानता है कि तुम साइनिंग से इतना प्यार करते हो कि तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। मैं चैन से कैसे रह सकता हूं? फैंग युआन सही कह रहा है। लू यान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि फैंग युआन और साइनिंग की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी और साइनिंग तुम्हारे साथ वापस आने के लिए बहुत दबाव में है। अब जब फैंग युआन और साइनिंग का डिवोर्स हो चुका है, तब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कहां गलत हो। तुम सच में बहुत गिरे हुए, डिस्पिकेबल हो। लियू कियान ने सिया साइनिंग को कई बार सलाह दी थी कि वो इस कमबैक लू यान के लिए न तरसे। उसने लू यान को भी वार्निंग दी थी कि अगर वही सिया साइनिंग के साथ वापस जुड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका एटीट्यूड गिड़गिड़ाने वाले जैसा होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया। लू यान, चलो कुछ समय के लिए एक दूसरे से नहीं मिलते और मुझे कांटेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें फिलहाल माफ नहीं कर सकती। हम दोनों को शांत होकर एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम अभी भी वही इंपॉर्टेंट इंसान हैं जो शुरुआत में थे। चलो चलते हैं। कियान फैंग युआन। साइनिंग, मैं तुम्हारे जाने के फैसले का सपोर्ट करती हूँ। लियू कियान को बस ऐसा महसूस हो रहा था कि वो 3 साल पहले पक्का अंधी रही होगी जो उसने कभी लू यान और सिया साइनिंग की जोड़ी को सपोर्ट किया था। साइनिंग, क्या तुम भूल गई कि पीयू पीयू को दिल की बीमारी थी और वो कौन था जिसने एक सूटेबल हार्ट डोनर ढूंढा था? तुमने कहा था कि तुम ताउम्र मेरी शुक्रगुजार रहोगी। ये सुनते ही सिया साइनिंग के कदम अचानक रुक गए। उसके दिल का सबसे कोमल हिस्सा लू यान की बातों से दहल गया। वो एक ऐसा सीक्रेट था जो सिया साइनिंग ने कभी किसी को नहीं बताया था। सिया साइनिंग की सगी बहन सिया पीयू को जन्मजात दिल की बीमारी, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट थी। 10 साल की उम्र में उसकी बीमारी अचानक बढ़ गई और उसे अर्जेंटली एक मैचिंग हार्ट डोनर की जरूरत थी। भले ही सिया जैसा टॉप क्लास अमीर परिवार पानी की तरह पैसा बहा रहा था, फिर भी उन्हें कोई सही डोनर नहीं मिल रहा था। उस समय वो लू यान ही था जिसने सही हार्ट डोनर ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। यही सबसे बड़ी वजह थी कि सिया साइनिंग ने लू यान के साथ वापस आने के लिए मजबूती से हामी भरी थी। उस समय का लू यान बहुत ही शानदार और जिम्मेदार था। वो सिया साइनिंग के दिल में एक कभी न हारने वाला इंडोमिटेबल मर्द था। साइनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या पीयू का दिल वाकई लू यान ने ढूंढा था? यहां तक कि लियू कियान को भी इस बारे में नहीं पता था। लू यान, मैं जानती हूं। सिया साइनिंग ने एक्सप्लेन करने में जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसके बात करने का तरीका एयान से बदलकर लू यान हो गया। इस पर लू यान के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि जब तक उसके पास ये ट्रम्प कार्ड है, चाहे उसने कोई भी गलती क्यों न की हो, सिया साइनिंग उसे बिना शर्त माफ कर देगी। साथ ही सिया फैमिली से लू यान को माफी दिलाने के लिए भी ये सबसे अच्छा कारण था। साइनिंग, ये एक लकी चार्म है जो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने एक बार कहा था, ये प्राचीन ग्रीस का सबसे खूबसूरत लीजेंड है। जब तक आप इसमें काफी सारा प्यार और तड़प भरते रहेंगे, तब तक ये लकी चार्म तुम्हारी रक्षा करेगा। शायद मैंने इसे बहुत खूबसूरती से नहीं बनाया है, लेकिन मेरी भावनाएं अटूट हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे स्वीकार करोगी और मुझे माफ कर दोगी। सिया साइनिंग ने अपनी आंखें झुका लीं, उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद किया और उसका दिल पसीजने लगा। उसने तोहफा स्वीकार कर लिया। आयान, मैं देखूंगी कि तुम्हारा बर्ताव कैसा रहता है। ये देखकर लू यान खुशी से भर गया। साइनिंग, थैंक यू। इसी पल लियू कियान अचानक बोली, लू यान, कान खोलकर सुन लो। अब साइनिंग और फैंग युआन को लेकर कोई गलतफहमी मत पालना। फैंग युआन और साइनिंग की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी। और सुनो, फैंग युआन मेरा बॉयफ्रेंड है। लियू कियान की बात सुनकर हर कोई दंग रह गया। साइनिंग, मैंने तुमसे पहले भी हमेशा कहा था कि अगर तुम्हें फैंग युआन पसंद नहीं है तो मैं इस छोटे पपी ब्रदर को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं सीरियस थी। पहले मैं ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन चूंकि लू यान तुम्हारे और फैंग युआन के बारे में गलत फहमी पाले हुए है, तो लगता है अब सच बताने का वक्त आ गया है।
यह कहकर लियू कियन ने सिया साइनिंग और मुझे वहां से खींच लिया और पीछे लुयान को हक्का बक्का छोड़ दिया। फेंग युआन, उसका चक्कर लियू कियान के साथ भी है। कार में बैठने के बाद ही मैं होश में आया। कियान, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बस एक टेम्परेरी प्लान था, वरना लुयान तुम्हारे और साइनिंग के बीच गलतफहमी पालता रहता। क्या मैंने इस उलझी हुई गुत्थी को एक झटके में नहीं सुलझा दिया? लियू कियान की बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन खुजलाई। अगर इस मौके से लुयान का सिया पर भरोसा थोड़ा बढ़ जाए तो ये अच्छा ही है। साइनिंग, क्या पीयू का दिल वाकई उस वक्त लुयान ने ही ढूंढा था? उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सिया साइनिंग ने मेरी और लियू कियान की बातचीत सुनी, अपने दिल की बेचैनी को दबाया और एक्सप्लेन किया। लुयान ने ये बात बताने से मना किया था। ये दिल ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था, वो एक इलीगल रास्ता था। लियू कियान हैरानी से चिल्ला उठी, साइनिंग, क्या अंकल सिया को भी इस बारे में नहीं पता? बिल्कुल सही, ये बात सिर्फ मुझे और लुयान को पता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लुयान उस वक्त इतना हम्बल, विनम्र था कि उसने क्रेडिट तक नहीं लिया। कोई शक नहीं कि तुमने उसे माफ करने और उसके साथ वापस आने का फैसला किया। आई एम सॉरी साइनिंग, मैंने तो तुम्हें प्यार में पागल, लव फूल तक कह दिया था। जैसे ही रात हुई, सिया साइनिंग और मैं विला वापस ही पहुंचे थे कि आंटी जंग भागती हुई आईं। सिया, ये तो बहुत बुरा हुआ, जरा इसे देखो। आंटी जांग ने सावधानी से अपना फोन आगे बढ़ाया। सिया साइनिंग ने देखा कि टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक कल्टी हाउस में उसकी और लुयान की एक ही फ्रेम वाली फोटो थी। फोटो किसी छिपे हुए कोने से ली गई थी जिसमें सिया साइनिंग और लुयान बिल्कुल साफ दिख रहे थे। हेडलाइन और भी चौंकाने वाली थी, सिया कॉर्पोरेशन की सीईओ सिया साइनिंग और उनके 3 साल पुराने मंगेतर एक ही फ्रेम में। पुराने प्यार के फिर से परवान चढ़ने का शक। रईस घरानों की ऐसी गॉसिप आम जनता के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है। इसे ट्रेंड होते हुए थोड़ी ही देर हुई थी और नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। सिया साइनिंग ने तुरंत कॉर्पोरेशन के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट को कॉल किया और इस ट्रेंडिंग टॉपिक को हटाने की डिमांड की। आखिर इस रिश्ते का एक्सपोज होना अभी बहुत जल्दबाजी थी। इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि सिया फैमिली इसका सपोर्ट करेगी या नहीं। खुद सिया साइनिंग भी इस रिश्ते को लेकर काफी उलझन में थी। लाइन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, ट्रेंडिंग टॉपिक हटा दिया गया है। ऐसा लगता है कि लियू फैमिली ने इसे संभाल लिया है। जाकर इन्वेस्टिगेट, जांच करो कि आखिर ये ट्रेंडिंग टॉपिक किसने शुरू किया था। मैं जानना चाहती हूं कि वो कौन था जो घात लगाकर बैठा था और उसने ये फोटोज लीं। फोन रखने के बाद सिया साइनिंग ने धीरे से अपना होंठ चबाया। लुयान, मुझे उम्मीद है कि तुम वाकई मुझे फिर से निराश नहीं करोगे। दूसरी तरफ जब मैं किचन में बिजी था तो प्रोफेसर सू का कॉल आया। फेंग युआन, मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, क्या तुम ठीक हो? प्रोफेसर एसयू को तुरंत चिंता होने लगी कि कहीं मैं इसमें फंसकर आहत न हो जाऊं। ठीक हूं प्रोफेसर सू, साइनिंग और मेरा अब डिवोर्स हो चुका है। प्रोफेसर एसयू एक पल के लिए दंग रह गईं। ये बिजनेस ट्रिप सिर्फ कुछ दिनों के लिए थी, कुछ सालों के लिए नहीं। मेरे साथ इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती थी? मैंने खाना बनाते समय प्रोफेसर एसयू को सब एक्सप्लेन किया। अच्छा हुआ कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया। इस तरह अब तुम सिया साइनिंग और लुयान के बीच नहीं फंसोगे। प्रोफेसर सू को अंदर से थोड़ी खुशी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे बाहर जाहिर नहीं होने दिया। इसके अलावा प्रोफेसर स्यू को हमेशा लगता था कि सिया साइनिंग का बर्ताव बहुत अजीब था। 1786 का स्टाइन पियानो वाकई अनमोल है। यहाँ तक कि प्रोफेसर एसयू को भी ऐसा एक पियानो नहीं मिल सका। ये वही पियानो था जिसे कभी बीथोवेन ने इस्तेमाल किया था। फिर भी सिया साइनिंग ने इसे सीधे मुझे दे दिया। एक औरत के अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन ने हमेशा प्रोफेसर एसयू को असहज महसूस कराया था। प्रोफेसर सू, सब ठीक है, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। इन कुछ दिनों में पियानो की लगन से प्रैक्टिस करना और कोशिश करना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर ला सकूं। डिनर खत्म करने के बाद मैं इसे पर्सनली सिया साइनिंग के स्टडी रूम में ले गया। साइनिंग, क्या ऑनलाइन वाले मामले में सब ठीक है? सब ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक हटा दिया गया है। ऑनलाइन सारे निशान मिटा दिए गए हैं। बाकी काम सिया कॉर्पोरेशन का पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट संभाल लेगा। अगर मेरी फैमिली तुम्हें ढूंढे तो मुझे जरूर बताना। मैं ही थी जिसने तुम्हें इसमें घसीटा है। तुम्हें मेरे लिए ये सब नहीं झेलना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, लेकिन प्रोफेसर स्यू तक को इस बारे में पता चल गया है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हम इसे चेयरमैन सिया से नहीं छिपा पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रोफेसर स्यू ने तुमसे कांटेक्ट किया, क्या तुमने उन्हें हमारे डिवोर्स के बारे में बताया? मैंने हामी भरी। मुझे प्रोफेसर स्यू के कैरेक्टर पर भरोसा है। वो निश्चित रूप से बिना किसी वजह के कोई बात नहीं कहेंगी। सिया साइनिंग को थोड़ा बुरा लगने लगा। जैसे ही उसे गुस्सा आने वाला था, उसे एहसास हुआ कि अब उसका कोई हक नहीं है। साइनिंग अचानक बोल उठी, फेंग युआन, पियानो आ गया है, मेरे लिए एक पीस बजाओ। मैंने अपना सिर खुजलाया। थोड़ा हैरान हूं, क्या मैं? बेशक तुम बजा सकते हो, ये परफेक्ट है।
मैं भी इसका असली रूप देखना चाहती हूँ। दरवाज़ा धकेलकर खोलने पर हल्की रोशनी पियानो रूम में भर गई। वही मॉडल स्टीन 1786 पियानो जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बीथोवेन ने इस्तेमाल किया था, मेरी आंखों के सामने था। मुझे पियानो को एकटक देखते हुए पाकर सिया साइनिंग के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये तोहफा बिल्कुल सही चॉइस थी। फांग युआन, जाओ और इसे ट्राई करो। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मेरी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी थी। अपनी सांसें रोककर मैं ऐसे आगे बढ़ा जैसे किसी देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। फांग युआन, मेरे लिए मूनलाइट का एक वर्जन बजाओ। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि जब तुम बजाते हो तो कैसे दिखते हो। देखना चाहती हूँ कि क्या तुम वीडियो और फोटोज की तरह ही चमकदार डैज़लिंग हो। बोलने के बाद मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। मैंने पियानो बजाने पर ध्यान लगाया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने ब्लैक और वाइट कीज को छुआ, ऐसा लगा मानो इस पल पूरी दुनिया थम गई हो। मूनलाइट की धुन खत्म हुई। मेरी आंखों में श्रद्धा भरी थी। मैंने अपने सामने रखे पियानो पर अपनी उंगलियों को धीरे से फेरा। इस पियानो पर खुद परफॉर्म कर पाना किसी भी पियानिस्ट के लिए ऐसा एहसास है कि मौत में भी कोई पछतावा न रहे। लेकिन मेरे पास वेन नुआन है जो किसी भी पियानो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैंग युआन, मैं तुम्हारे बजाने में एक जिद्दी तड़प सुन सकती हूँ। जब तुम ये पियानो बजा रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम वेन नुआन के बारे में सोच रहे थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिया साइनिंग ऐसा पूछेगी। सिया साइनिंग की टटोलती नजरों के सामने मैं एक पल के लिए सुन रह गया। मैंने अपने होंठ भींचे। आखिरकार मैंने सच बोलना ही चुना। मैं जानता था कि झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। साइनिंग, क्या तुम ठीक हो? असल में मैं भी थोड़ा बेचैन था, इस बात से डरा हुआ कि कहीं सिया साइनिंग को ये पता न चल जाए कि मैंने हमेशा उसे वेन नुआन के सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा है। फांग युआन, तुम और वेन नुआन, सिया साइनिंग ने बोलना शुरू किया, फिर रुक गई। रहने दो, मेरे लिए कुछ और पीस बजाओ। मैं कुछ और गाने सुनना चाहती हूँ। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बता दिया था कि मैं जो जवाब दूंगा वो निश्चित रूप से वो नहीं होगा जो वो सुनना चाहती थी। अगले दिन हैरानी की बात ये थी कि फिलहाल सिया फैमिली की तरफ से कोई हलचल नहीं थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक को समय रहते दबा दिया गया था। मैंने सिया साइनिंग के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। सिया साइनिंग मेरे बनाए हुए दलिए का लुत्फ उठा रही थी। उसने सहजता से पूछा, फांग युआन, क्या तुम आज विला में ही पियानो की प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं, मुझे प्रोफेसर सू को लेने जाना है। फिर मैं प्रैक्टिस के लिए हक्सिया कंसर्वेटरी ऑफ म्यूजिक जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए लंच नहीं ला पाऊंगा। तो क्या तुम आज रात वापस आ रहे हो? साइनिंग प्रोफेसर सू ने इस बार कंपटीशन रजिस्ट्रेशन में मेरी मदद की है। इसमें काफी मेहनत लगी है। मैं उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। सिया साइनिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। फैंग युआन, इसका क्या मतलब है? उसने मन ही मन सोचा। कल रात ही मैंने तुम्हें दिया हुआ पियानो रिसीव किया था। मैं साफ तौर पर बहुत खुश थी, लेकिन नतीजा ये है कि सू आर्यू के वापस आने के अगले ही दिन वो तुरंत सू आर्यू के साथ रहने चला जाता है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैंने सिया साइनिंग को अलविदा कहा और निकल गया। सिया साइनिंग मेरे जाते हुए फिगर को देखती रही। उसके हाव भाव उदास थे। वो जमीन पर एक कप पटकने से खुद को रोक नहीं सकी। सिया साइनिंग कार में बैठ गई और जैसे ही वो सिया कॉर्पोरेशन पहुंचने वाली थी, उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ मौजूद शख्स सिया साइनिंग के पूर्व पियानो टीचर थे, जो देश के एक बहुत प्रसिद्ध परफॉर्मर भी थे। दूसरी तरफ मैं जल्दी ही हाई स्पीड रेल स्टेशन पहुंच गया। प्रोफेसर एसयू को पिक करने का प्लान बना रहा था। तभी फोन बजा। ये प्रोफेसर सू का ही कॉल था। प्रोफेसर सू, इतनी जल्दी? सॉरी फैंग युआन, आखिरी वक्त पर एक डिनर पार्टी आ गई है जिसे मैं मना नहीं कर सकती। मैं कल ही वापस आ पाऊंगी। मैं थोड़ा दंग रह गया। प्रोफेसर सू, क्या आपको शराब पीना सबसे ज्यादा नापसंद नहीं है? बड़ों की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। फैंग युआन, तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी एक बच्चे की तरह हो। जब आप फेवर मांगते हैं तो निश्चित रूप से आप इन चीजों से बच नहीं सकते। प्रोफेसर सू, आई एम सॉरी। सॉरी कहने के बजाय तुम्हें पियानो की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब मैं वापस आऊंगी तो हमें पियानो कंपटीशन में तुम्हारे पार्टिसिपेशन को अरेंज करना शुरू करना होगा। मेरे लिए कोई गलती करने की हिम्मत मत करना। याद रखना, अहंकार और आत्मसंतुष्टि, कंप्लेसेंसी मना है। तुम्हें मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करना है। मैं नहीं करूंगा प्रोफेसर सू। उसी समय हाई स्पीड रेल के यात्री स्टेशन में दाखिल होने लगे। मैं अपनी सीट से उठा और अपनी जीन्स पर जमी अनचाही धूल को झाड़ा। मेरा इरादा घर जाकर लगन से प्रैक्टिस जारी रखने का था। तभी भीड़ के बीच एक खूबसूरत चेहरा किसी उल्कापिंड की तरह मेरी नजरों में कौंधा, सिर्फ एक बार तुम्हें और देख लेने की चाहत में। अब मैं अपनी नजरें नहीं हटा सका। वो चेहरा अगर मिट्टी में भी मिल जाता तो भी मैं उसे कभी नहीं भूलता। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं इतना इमोशनल था कि कुछ बोल नहीं पाया। तभी उस लड़की को शायद मेरी नजरों का एहसास हुआ। वो मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा, हैरानी, अविश्वास,
फिर धीरे धीरे वो फिर से शांत हो गई। अगर इस दुनिया में किस्मत जैसी कोई चीज है तो इस पल जो हुआ वो तय था। वो लड़की बिल्कुल हाई स्कूल की उस शानदार गर्मी की तरह जब मैं उससे मिला था, धीरे से मुस्कुराई। इससे पहले कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है वेन नुआन। वेन जैसे कोमलता और नुआन जैसे ठंडी हवा का झोंका। मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सबसे टैलेंटेड म्यूजिशियन बनूं। तो बहुत समय बाद मिले क्लासमेट फैंग युआन। मैंने अपनी सांसें रोक लीं इस डर से कि कहीं एक भी सांस इस खूबसूरत पल को चकनाचूर न कर दे। वो वाइट मूनलाइट जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, अब अचानक मेरे सामने खड़ी थी। ये एक हकीकत न लगने वाले सपने जैसा था। मेरे पास कहने के लिए 1000 बातें थीं। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो इतने सालों तक कहाँ थी। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद उसने सिर्फ एक लेटर क्यों छोड़ा और बिना एक शब्द कहे गायब क्यों हो गई। वो साफ तौर पर मेरे दिल में घुस आई थी, स्वार्थी बनकर सब कुछ छीन लिया और फिर पीछे हटकर चली गई। लेकिन इतनी सारी बातों में से जब आखिरकार कुछ बाहर निकला तो वो सिर्फ 2 सरल वाक्य थे। वेन नुआन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी आंखें लाल हो गईं और आंसुओं से डबडबा गईं। मेरी लाल आंखें और रुआंसा चेहरा देखकर वेन नुआन भी खुद को रोने से नहीं रोक सकी। उसने अपने होंठ मजबूती से भींच लिए। अगले ही पल वो मेरी बाहों में समा गई। फैंग युआन, मैं वापस आ गई हूं। मैंने तुरंत वेन नुआन को कसकर गले लगा लिया। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। वेन नुआन, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। हाई स्पीड रेल स्टेशन के पास एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट। वेन नुआन और मैंने बैठने की जगह ढूंढी। वेन नुआन ने एक कोक, एक बर्गर और फ्राइज ऑर्डर किए और बड़े चाव से खाने लगी। वेन नुआन को बिना किसी दिखावे के इतने दिल से खाते हुए देखकर मेरा मन नहीं भर रहा था। मेरी यादों की वो धुंधली तस्वीर अब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साफ थी। ये वही मंजर था जिसके लिए मैंने अनगिनत बार दुआएं मांगी थीं। तभी मेरे पैर पर एक हल्की ठोकर लगी। मुझे पता है कि मैं किसी जानवर की तरह खाती हूं। तुम्हें मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। मैं पागलों की तरह हंसा और माफी मांगी। वेन नुआन, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस तरह दोबारा देख पाना एक सपना है। मैं अपनी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। फैंग युआन, बहुत समय बाद मिले। तुमने काफी चीजी, मक्खन लगाने वाली लाइनें सीख ली हैं। तुमने हाई स्कूल में मुझसे ये सब क्यों नहीं कहा? वेन नुआन ने अपनी चमकती आंखों के पीछे छिपे गिल्ट को एक मजाक से छिपाने की कोशिश की। मुझे सच में इस बात का पछतावा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तब तुमसे थोड़ी और बातें क्यों नहीं की। तब मुझे पूरे 8 साल तक पछताना नहीं पड़ता। अगर मैंने थोड़ा और कहा होता तो शायद तुम अचानक गायब नहीं होती। मेरी इन दिल से निकली बातों को सुनकर वेन नुआन अचानक एक पल के लिए खामोश हो गई। वेन नुआन, क्या तुम ठीक हो? मैं थोड़ा नर्वस था। इन बातों का मकसद उस पर दबाव डालना नहीं था, बल्कि उसे ये बताना था। आई एम सॉरी फैंग युआन, तुम्हें इतना लंबा इंतजार करवाने के लिए। वेन नुआन ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ एक चमकती हुई मुस्कान बिखेरते हुए मुझे एक बर्गर थमाया। इस तरह का बर्गर भी बुरा नहीं है। मैंने इसे खुद चुना है तो ये गलत नहीं हो सकता। वेन नुआन के इन शब्दों को सुनकर मेरी आंखें अचानक भर आईं। सालों का इंतजार, आखिरकार मुझे अपने पहले प्यार, अपनी वाइट मूनलाइट से वो सुकून, सैल्वेशन मिल ही गया। यकीनन अगर आपने इसे खुद महसूस न किया हो तो आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। मैंने वेन नुआन के हाथ से बर्गर लिया और उसे बड़े चाव से खाने लगा। बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी कि मेरा दिल मिठास से लबालब भर गया। खाने के बाद वेन नुआन ने संतोष के साथ अपने पेट पर हाथ फेरा। मैंने अभी भी खुद से बोलने की पहल नहीं की और न ही कोई सवाल पूछा। मैं बस पागलों की तरह उसे एकटक निहारता रहा, जिससे वो थोड़ी असहज ऑकवर्ड हो गई। हे फैंग युआन, तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि इन सालों में जब मैं गायब थी तो मैं कहाँ गई थी? मुझे नहीं लगता कि वो बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अभी मेरे सामने यहाँ हो। वेन नुआन, तुम फिर से अचानक गायब तो नहीं हो जाओगी ना? मेरा आखिरी वाक्य बिल्कुल गिड़गिड़ाने जैसा था। उसे इतनी मुश्किल से दोबारा पाकर अगर वो फिर से बिना बताए गायब हो गई तो मुझे डर है कि मैं सच में पागल हो जाऊंगा। आई एम सॉरी फैंग युआन, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। मैं बस इतना कह सकती हूं कि तुम्हें दोबारा देख पाने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने तुम्हारे लिए वो लेटर छोड़ा था तो इतनी अचानक चले जाना मेरे कंट्रोल में नहीं था। मुझे वाकई नहीं पता था कि तब मेरे साथ आगे क्या होगा। वेन नुआन हिचकिचाई। उस घटना के बाद तुम्हारी वो उदास और अकेली हालत, यहां तक कि तुम्हारा अपने सबसे प्यारे पियानो को छोड़ देना, मैं वाकई उसे और नहीं देख सकती थी। बोलते बोलते वेन नुआन की भावनाएं अचानक उग्र एजिटेटेड हो गईं। मुझे ये मत बताना कि शादी के बाद तुमने पियानो बजाना बंद कर दिया था, वरना मैं तुम्हें कभी भी बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। मैं वेन नुआन की पहले वाली बातों से उलझन में था, ये जानकर कि वो शायद मुझे फिर से छोड़कर चली जाए। मेरे पास पूछने के लिए 10,000 सवाल थे, लेकिन आखिर में वेन नुआन फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गई और ये जानकर भड़क गई कि मैं शादीशुदा था। वेन नुआन, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
मेरे पास शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं जानती हूँ ये इसलिए था क्योंकि फैंग फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी और सिया फैमिली को सिया साइनिंग की टूटी हुई सगाई के असर से निपटने के लिए तुम्हें अपना ढाल शील बनाना था, है ना? तुम्हें ये सब पता है। बस ये समझ लो कि जिंगडू में मेरा एक क्लोन साया था। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद से मैं हमेशा तुम्हारे बारे में खबरें फॉलो कर रही थी। तुम अभी भी वही इंसान हो जो मुझे याद था, भावुक और एहसान का बदला चुकाना जानने वाला। जिस आदमी पर मुझ वेन नुआन की नज़र थी, यकीनन मैंने उसे चुनने में गलती नहीं की। वेन नुआन, साइनिंग और मेरे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल अनुबंध वाली फ्रेंडशिप है। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। इन सालों में मेरे दिल में सिर्फ तुम ही इकलौती चॉइस रही हो। साइनिंग और मेरा अब डिवोर्स हो चुका है। सिया फैमिली ने फैंग फैमिली को भी बचा लिया है। मुझ पर जो एहसान का कर्ज था वो चुक गया है। वेन नुआन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और अपनी चमकती आंखों से मुझे देखने लगी। वेन नुएन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वेन नुएन द्वारा इस तरह घूरने पर मैं खुद को ब्लश शर्माने करने से नहीं रोक पाया। ओ माय, क्या तुम शर्मा रहे हो? मुझे लगा था कि तुम और भी ज्यादा चीजी लाइनें बोलोगे, पर बस इतना ही? कितने दयनीय, पैथेटिक हो।